और डिस्कस कर रही है, इतनी सीरियस कब से हो गई गीतांजलि पढ़ाई को लेके? चलो भाई, ए बच्चों चलो बोर्ड पे देखो। तो ऐसा है, हाँ भाई देखो, एलसीआर चैप्टर जो हमने करा, अगर आप लोगों ने चैप्टर स्टार्टिंग से अटेंड करा है तो ही बेनिफिशियल है, चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो मैं बोलूँगा। अगर आपने एलसीआर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो क्लास वैसे भी समझ में नहीं आने वाली भाई। ठीक है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, बस ट्रांसफॉर्मर बचा हुआ है। पूरा ट्रांसफॉर्मर जैसा टॉपिक नहीं कराऊंगा, उसमें एक फ्लो चाहिए अच्छा सा, वो फ्लो नहीं बन पाएगा आज की क्लास में। ठीक है, करवा दूंगा मैं, लेकिन आपको संडे से पहले पहले क्लास बढ़ा के जैसे मर्जी करके, ज़्यादा हमें लगेगा ना तो हम जो नेक्स्ट थर्सडे और सैटरडे वाली क्लास है ना उसको 7:30 या थोड़ा सा 7:45 तक खींच के कर देंगे। करो, आ सकते हो ना? क्या हो गया, नहीं आ सकते? अगर 2 घंटे की रख दो क्लास तो नहीं बन पाएगा। चलो सुनो, क्लास बोर्ड पे अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हमने करी है गीतांजलि, बस अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हमने करी है वो क्या क्या करी है। सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को ना जब ये चैप्टर शुरू करवाया था वो थी आरएमएस, या उसको बोलते हैं वर्चुअल, या फिर मैं बहुत बढ़िया शब्द यूज करूं तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इन एसी। सबसे पहला टॉपिक यही था कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट के दौरान इफेक्टिव वैल्यू क्या रहती है करंट की और इफेक्टिव वैल्यू क्या रहती है वोल्टेज की। क्योंकि आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो वैरी करता है, और वैरी करता है देयर इज सम वैल्यू जिसके बराबर वो कुछ ना कुछ काम करता हो, वो उसकी बोलो क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू होती है। सही है, इतना कम्युनिकेट हो पा रहा है? ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको स्टार्ट करवाया था एलसीआर सर्किट, और एलसीआर सर्किट को आप लोग जानते हो कि हमने ऐसे नहीं पढ़ा कि हमने सीधा एलसीआर पढ़ा हो, हम लोगों ने इसको टुकड़ों में पढ़ा है। कैसे? हमने पहले आर सर्किट पढ़ा, फिर हमने एल सर्किट पढ़ा, फिर हमने सी सर्किट पढ़ा, फिर हमने एल आर सर्किट पढ़ा, फिर हमने आर सी सर्किट पढ़ा, फिर हमने एल सी आर सर्किट पढ़ा। और इन सभी सर्किट्स की हमने क्या क्या पढ़ी? ईएमएफ इक्वेशन, करंट इक्वेशन, फेज का डिफरेंस, कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है, और उसके बाद अपोजिशन कितनी है सर्किट के अंदर, फेजर डायग्राम्स के हैं, वेव डायग्राम्स के हैं, सर्किट की इंपिडेंस क्या है। अच्छा, ये जो इंपिडेंस है ना, ये शब्द हर एक डेरिवेशन में अलग अलग तरीके से यूज करा गया है। जैसे कि शुरू के आर एल और सी में मैंने इनको अपोजिशन बोला था, बस सिर्फ अपोजिशन बोला था, या एक्सल को मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी को मैंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दिया था, नहीं आ रहा यार। और बाद में जब ये कॉम्बिनेशन में आए थे तो मैंने इनके नाम इंपेडेंस रख दिए थे। क्या रख दिए थे? बोलो इंपेडेंस। एक्चुअली में इंपेडेंस या अपोजिशन या कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस सब अपोजिशन को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? अपोजिशन को। आप लोगों ने अगर ढंग से पढ़ा है ना तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, सारी चीजें एक जैसी है। इसके बाद आप जरा बताएंगे, मैंने एक टॉपिक करवाया था एवरेज पावर का, याद आ रहा है? एवरेज पावर इन एसी। एसी में एवरेज पावर कितनी होती है याद करो। पावर का फॉर्मूला था बच्चों ई इफेक्टिव आई इफेक्टिव कॉस फाई। और बड़ी जरूरी चीज समझ में आई थी कि सर इससे कि जो पावर होती है ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर वोल्टेज और करंट है तो पावर भी होगी। वोल्टेज और करंट के बीच में कितने का फेज का अंतर है ना, ये डिसाइड करेगा कि पावर बनेगी या नहीं बनेगी। नहीं आ रहा यार? इसलिए कॉस फाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसको मैंने क्या बोला बच्चों, पावर फैक्टर बोला। और इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा डिस्कशन बच्चों हम लोगों ने करा था। नहीं आ रहा यार? पावर फैक्टर किसको बोला था बच्चों? कॉस फाई। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई, पक्की बात है? देख लो इन चारों चीजों को कि आपको ये चार चीजें आती है कि नहीं, बताओ, सोच समझ के बताओ। बचे हुए 2 चैप्टर की ज्यादा चिंता मत करिए, वो बहुत छोटे चैप्टर्स हैं और हद से ज्यादा आएगा। 5 में से 2 नंबर का आएगा और ई में से 3 नंबर का। और ये 5 नंबर में से ना 4 नंबर का मैं आपको सटीक बता दूंगा कि जहां से आएगा ना उतना करके चले जाना। एक आध कोई नंबर छोटेगा बता दूंगा, नहीं तो एग्जैक्टली क्या आएगा। हम टीचर्स को पता होता है, इंसान से करा देंगे, हमें पता होता है कि इस चैप्टर से क्या चीज आती है। हम बोलो निखिल, ये चार में कोई दिक्कत है? अच्छा अब सुनो, अब कुछ बहुत जरूरी बात आप लोगों से करनी है। ठीक है, एक हम लोगों ने ना अभी तक ना एलसीआर सर्किट की ना एक चीज छोड़ी हुई है, कोई बताएगा क्या जिसने पहले से चैप्टर पढ़ा हुआ? एलसी नहीं यार, देखिए रेजोनेंस कंडीशन पड़ी हुई है। रेजोनेंस कंडीशन मैंने छोड़ी हुई है, तो मैं आपको रेजोनेंस कंडीशन कराऊंगा प्लस एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ कराऊंगा। ठीक है, और फिर बस ट्रांसफॉर्मर रह जाएगा।
सो गाइस ध्यान देंगे, आप मुझे बताओ ये और ये तो आता होगा ना यार, और अच्छे से आता होगा। मेरे को लगता है कि जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है ना सेक्टर में, ये चैप्टर तो पंगा नहीं करेगा बिल्कुल। हर्ष वीडियोस कवर कर लियो। तू कहाँ गया था इन दिनों से? अबे कह रहे कहाँ गया था? तेरे को भी नहीं पता है? किडनैप हो रखा था क्या? है? चलो, अब रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है भाई, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास है एलसीआर सर्किट, एलसीआर। अब एलसीआर में क्या क्या होता है बताओ। मेरे पास आर है, एल है, सी है, याद करना। और यहां पर ऐसे सप्लाई है। बताओ भाई, ईएमएफ अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या होता है? सर करंट लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है, और सेम फेस में भी रह सकता है। बोला है कि नहीं? इट डिपेंड्स कि एक्चुअली में एक्सेल एक्सी से बड़ा है या एक्सेल एक्सी से छोटा है या एक्सेल एक्सी के बराबर है। याद है कि नहीं बताओ जरा, है ना? तीनों कंडीशंस पढ़ी है कि नहीं आप लोगों ने? तो वो जो तीन कंडीशंस पढ़ी थी हमने, इसी 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 पीडीएफ में है क्या? इसी में हमने अगर करा है तो बात बन जाएगी बढ़िया। ये रहा ना, ये रहा। सो गाइज बहुत बढ़िया, बोर्ड पे हमें मिल गया यहाँ पर। अगर एक्सेल एक्सिस से बड़ा है तो आप जानते हो कि कौन अपोजिशन ज्यादा कर रहा होगा? इंडक्टर। और कैपेसिटर कैसा अपोजिशन कर रहा होगा? कम। तो अगर इंडक्टर ज्यादा अपोजिशन कर रहा होगा तो नेट शेल कौन रुक जाएगा? करंट। तो लैग कौन करेगा? करंट। भाई अपोजिशन किसका ज्यादा है? इंडक्टर का। और अगर इंडक्टर ज्यादा अपोज कर रहा है तो कौन लैग करेगा? करंट। तो जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट की बोलो क्या आएगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। नहीं आ रहा समझ। अगर एक्सेल छोटा है और एक्सी बड़ा है तो किसका अपोजिशन ज्यादा है? बादल, किसका अपोजिशन ज्यादा है अगर एक्स? अबे एक्सेल छोटा है एक्सी बड़ा है तो अपोजिशन बाय कैपेसिटर ज्यादा है। तो कौन लैग करेगा? वोल्टेज। कौन लीड करेगा? करंट। इसलिए करंट की क्वेश्चन थी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? लेकिन एक कंडीशन थी सचिन, छोड़ दे उसको। एक कंडीशन थी, चालू मत बन। एक्सेल किसके बराबर था बोलो? एक्सी के। आपने एक चीज देखी थी कि एलसीआर सर्किट में, इधर भाई बात मत करो जिसमें, एलसीआर सर्किट में कब ऐसा होता है कि एल और सी दोनों ही इनइफेक्टिव हो जाते हैं और ये पूरा सर्किट बिहेव करने लगता है रेजिस्टिव सर्किट की तरह? बताओ कब? जब एक्सेल किसके बराबर हो? एक्सी के। तो आपको पता होता है कि जितना ताकत से वोल्टेज को आगे रखने की कोशिश करी जा रही है उतने से पीछे दोनों एक दूसरे को बोलो क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। एंड करंट एंड वोल्टेज सेम फेस में आ जाएंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? मींस द होल सर्किट विल बिहेव लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। यानी कब होता है बोलो, कब होता है? इस कंडीशन को सर्किट की हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं? तो बस ये बात बताई नहीं थी, अब ऐड कर रहा हूं मैं। तो अगर कोई बोले ना कि कभी एलसीआर की कौन सी कंडीशन चल रही है, रेजोनेंस कंडीशन, देखो अगर रेजोनेंस कंडीशन नहीं है तो क्या चल रहा होगा? या तो करंट लीड कर रहा होगा, या फिर क्या लीड कर रही होगी? वोल्टेज लीड कर रही होगी। ये आपको बताया था मैंने। तो करंट लीड कर रहा होगा या करंट लैग कर रहा होगा, डिपेंडिंग एक्सेल एक्सिस से बड़ा है या एक्सेल एक्सिस से बोलो क्या है? छोटा है। सबको पता ही वाली बात। देखो अटेंड हुआ होना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने एलसीआर नहीं करा हुआ ढंग से अभी तक तो नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अटेंड करा हुआ है आएगा बढ़िया तरीके समझ में। तो अगली बात सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर एक्सेल एक्सी के बराबर हुआ द होल एलसीआर सर्किट विल बिहेव लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट एंड दैट कंडीशन ऑफ द सर्किट इज सेड टू बी द रेजोनेंस कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। आएगा एग्जाम में, बताऊंगा कैसे कैसे पूछा जाता है। तो रेजोनेंस कंडीशन के दौरान एलसीआर सर्किट में हमने क्या पढ़ा, तो मैं अगले पेज पे लेके आ जाता हूँ आप लोगों को कि ये रहा। आ जाओ सब बच्चे। तो आपका जब रेजोनेंस कंडीशन होता है तो हम बोलते हैं कि ये वाला केस है जब एक्सएल किसके बराबर है? एक्सी के। और अगर करंट इस फेस में चल रहा है और वोल्टेज ड्यू टू द रेजिस्टर इस फेस में है तो आप जानते हो कि वोल्टेज ड्यू टू द इंडक्टर इधर होगी और वोल्टेज ड्यू टू द कैपेसिटर इधर होगी। और क्योंकि एक्सेल एक्सी के बराबर है सो यू नो दैट आई एक्सएल किसके बराबर होगा? आई एक्सी के। यानी वी एल किसके बराबर है? वी सी के। यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो ये जो होल सर्किट है वो कैसे बिहेव करेगा? याद आ गया? और तुम लोग वैसे भी अगर याद करो, तुमने इंपेडेंस के फॉर्मूले क्या पढ़े थे?
रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर या एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, नहीं आ रहा यार। तो उस हिसाब से जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे तो ये जीरो हो जाएगा और रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी इंपेडेंस कितना आएगा आर। अब बताओ किसी का अपोजिशन आर किसका होता है, रेजिस्टिव सर्किट का, तो ये पूरा सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टिव, अगर एक्सएल किसके बराबर होगा, एक्सी के। नहीं आया समझ में, अरे क्या हो गया। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा द होल सर्किट इंपेडेंस अगर निकालूंगा तो बोलो कितना आएगा इंपेडेंस, इंपेडेंस आएगा आर, इंपेडेंस आएगा आर, ठीक है। अगर कोई करंट पूछे तो बोलो कितना बोलोगे, ई बाय में जेड बोलते हो, ये मैंने बताया था उस दिन, ई बाय में आर, और मैं बोलता हूं देयर इज द होल सर्किट, द होल एलसीआर सर्किट will behave like a resistive circuit and hence there is no phase difference between current and voltage। बोर्ड पे रहेंगे भाई ध्यान से, this condition of circuit is said to be a resonance condition। आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आज मैं जल्दी कर भी नहीं सकता भाई, अरे कल तक ठीक हो जाएगा। सो सब बच्चे बताओ भाई, क्लास प्लीज, यहां तक सबको क्लियर है। ओ भाई अगर तुम्हें रेजोनेंस कंडीशन है तो कैसे बताओगे, सर व्हेन एलसीआर सर्किट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट, और ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब एक्सएल किसके बराबर हो, अगर एक्सएल और एक्सी में से कोई भी बड़ा छोटा हुआ तो क्या दोनों के बीच में फेज सेम रहेगा, कोई करंट या तो आगे रहेगा या करंट क्या रहेगा पीछे रहेगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में ऐसा, ठीक है। अब सुनो जरा, मैं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट क्यों है और उसमें हमें क्या जरूरी है जानना वो देखते हैं। क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इस टॉपिक में कि आपको नहीं है सर ये तो आसान सी बात है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। आप कहते हैं यहां तक सारी बात क्लियर हो गई है। अब सुनो जरा, तो एट रेजोनेंस आप लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल बराबर एक्सी, इसका मतलब ओमेगा एल बराबर, ये तो नहीं पढ़ा ना हमने अभी, ध्यान से देखो, इसलिए यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 में एल सी, ठीक है। और अगर मैं इस ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख लूँ तो 2 पाई का न्यू स्क्वायर बराबर में कितना, या अभी कर दो इसको ऐसे, ओमेगा बराबर में 1 में रूट एल सी, ओमेगा को लिख दो 2 पाई न्यू बराबर 1 में रूट एल सी, और मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1 में 2 पाई। इसका मतलब क्या है, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा, बताओ ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ध्यान से सुन लीजिए। सो ये बताना चाह रहा है कि जिसमें हमारे एलसीआर सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/2 पाई, 2 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, रूट एल सी। अब मुझे तुम बताओ आपका एल कुछ ना कुछ मिली हेनरी का होता है, कैपेसिटेंस कुछ ना कुछ माइक्रोफैराड्स का होता है, हर्षित यहाँ पर क्या लिखने लग रहा, तो एल यहाँ पर कुछ ना कुछ मिली हेनरी का होगा, सी कुछ ना कुछ किसका होगा बोलो, माइक्रोफैराड्स में होगा। अरे मान लो ना जैसे एल आपका हुआ यहाँ पर 3 मिली हेनरी का, कैपेसिटेंस आपका हुआ 2 माइक्रोफैराड का, तो जब तुम यहाँ पर एल को पुट करोगे, सी को पुट करोगे, पाई को पुट करोगे, 2 को पुट करोगे, कुछ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर पुट करा 1/2 3.14, एल की वैल्यू मैंने 3 मिली हेनरी डाली, उसकी मैंने 2 माइक्रोफैराड डाली, अरे कुछ भी वैल्यू डाली, सॉल्व करने पे आएगी नहीं फ्रीक्वेंसी। लेट इट बी दिस फ्रीक्वेंसी इज 40 हर्ट्ज, कितनी आ रही है बोलो, तो ये जो 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ना, ये इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कि इतनी फ्रीक्वेंसी होने पर इस एलसीआर सर्किट की अगर फ्रीक्वेंसी, इस एसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी अगर इतनी हुई, इतनी मतलब कितनी, 1/2 पाई रूट एल सी, तो ऐसा कब होता है, ये कब आती है बताओ, ये कब आती है जब एक्सएल किसके बराबर होता है। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी सच में इतनी है कि उसके इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ उसका रिलेशन 1/2 पाई रूट एल सी बराबर आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी आ रही है, इसका मतलब उसका एक्सएल किसके बराबर है, एक्सी के। और इस सूरत हाल में पूरा एलसीआर सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ,
पूरा एलसीआर सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा? रेजिस्टिव सर्किट की तरह। अरे नहीं आया समझ में? तो कोई बोलेगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि एट व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी, at what frequency of the AC the LCR circuit will behave like a resonating circuit और resistive circuit। तो क्या बोलोगे? कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलोगे? 1/2 by रूट एल सी। भाई यहाँ पर ध्यान दे ले, फिर नहीं आएंगे तेरे नंबर पेपर में। नहीं आया समझ में ना? नहीं आया खुशी? ध्यान दो ना फिर। नहीं आया आप लोगों को भी समझ में? मैंने बोला कि कब सर्किट रेजोनेंस की तरह बिहेव करता है। खुशी कब करता है? जब एक्सएल किसके बराबर होता है? एक्सी। क्या होती है रेजोनेंस कंडीशन? सर रेजोनेंस कंडीशन कहा गया कि जब एलसीआर सर्किट बिहेव करे रेजिस्टिव की तरह, वैसे नहीं करता। अगर एक्सएल बड़ा हुआ एक्सी से, एक्सएल छोटा हुआ एक्सी से, दोनों सूरत हाल में या तो करंट लैग करेगा या करंट वो करेगा, लीड करेगा। लेकिन एक इसी केस में ऐसा होता है जब एक्सएल एक्सी बराबर होते हैं, द होल एलसीआर सर्किट विल स्टेट बिहेविंग लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, उसकी तरह बिहेव करता है। इस कंडीशन को बोलो क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। और इस कंडीशन में क्या होता है आशीष? एक्सएल किसके बराबर होता है? एक्सी के। और इसी से मैंने निकाल के देखा कि उस समय अपने एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1/2 पाई रूट एल सी। अच्छे सीख लो क्योंकि इससे अगली चीज कॉम्प्लिकेट होने वाली है भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ। ये नहीं आएगा समझ में, वो नहीं आएगा अगला वाला चीज। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो होगी, वो कहना चाह रहा है कि जब हमारी इस एसी की फ्रीक्वेंसी, अरे ये जो एसी चल रहा है, ये जो एसी ऐसे चल रहा है, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है ना। जब वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/2 पाई रूट टाइम्स ऑफ एल इंटू सी। जो इसमें इंडक्टर लगा हुआ है और जो कैपेसिटर लगा हुआ है, उसका एल सी मल्टीप्लाई करके इसको रूट करा, 2 पाई से मल्टीप्लाई करा, सोल्व करा, कुछ फ्रीक्वेंसी आई। जब इतनी फ्रीक्वेंसी होगी ना, तब एक्चुअली में हम बोलेंगे सर्किट बिहेव करेगा इसकी तरह, बोलो रेजिस्टिव सर्किट है, रेजोनेंस कंडीशन। क्यों? क्योंकि कब होती है ऐसा? कब होता है ऐसा? कब होता है? जब एक्सएल किसके बराबर होता है? एक्सी। दोनों बातें इक्विवेलेंट है, दोनों बातें, वो भी चीज सेम है, ये भी चीज सेम है। वही जब होता है तब ये ऐसा होता है, जब ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है तब ऐसा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों बातें सेम इशारा करती है। क्लियर हुआ? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका एक्चुअल सेंस क्या निकल के आ रहा है। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, इसलिए ढंग से सुनना आप लोग। मान लो, मान लेते हैं ये 40 हर्ट्ज है। 40 हर्ट्ज क्या है जरा बताओ, सब बताओ क्या है ना? सब बच्चे, इसको मैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ। अगर ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए ना आज, कोई नहीं, उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे, लेकिन अभी समझो जरा इसको। सो क्लास बोर्ड पे भाई, अब बहुत जरूरी बात होने वाली है भाई। इसका मतलब ये जो 40 हर्ट्ज है क्या है बताओ जरा? ये 40 हर्ट्ज क्या है? एसी की वो फ्रीक्वेंसी जब एक्सएल किसके बराबर होगा? एक्सी के। एक्सएल किसके बराबर होगा? एक्सी के। और ये एलसीआर सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ जरा? रजिस्टर। लेकिन अगर 40 नहीं हुआ तो क्या होगा बताओ? 40 से कम हुआ या 40 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? सोचो। नहीं करेगा, है ना? देखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये ग्राफ देखिए आप लोग, ये आएगा एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। इंपेडेंस ऑफ एलसीआर ए, और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। आ जाइए, इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, बहुत सारे काम बन जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में। एक क्वेश्चन इसके ऊपर आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। अभी क्या बोलना चाह रहा है? एक एलसीआर सर्किट का जो इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस मतलब क्या? उसका अपोजिशन। अपोजिशन आप जानते हो क्या होता है? बोलो क्या होता है? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्सी का स्क्वायर। मैं दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप जो सा मर्जी तरीका चूज कर लीजिएगा उसको करने का। हो सकता है पहले से बात समझ में आ जाए और तो दूसरे से आए, दोनों से आ जाए समझ में, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान से सुनते हैं उसको। मेरे को पता है कि किसी भी एलसीआर सर्किट का जो इंपेडेंस होता है वो क्या होता है, सब बचे बताओ? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। अब बहुत जरूरी बात क्या है, ध्यान सुनना। आपको पता है कि इस पूरे एलसीआर सर्किट का जो इंपेडेंस होता है वो मिनिमम कब होता है? जब एक्सएल किसके बराबर हो? एक्सी। लेकिन क्या लगता है कि वो एक्सएल एक्सी हर बार बराबर ही होगा? एक्सएल एक्सी कब बराबर होता है? एक तरीके से कि मेरा जो एलसीआर सर्किट है ना, ध्यान सुनना, मेरा जो एलसीआर सर्किट है उसका जो एल है और उसका जो सी है ना, हमारी जो एसी की फ्रीक्वेंसी है जब उसके एल और सी से ऐसे रिलेशन दे देगी, मतलब मेरी एसी की फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट टाइम्स होगी किसके बोलो? एलसी के।
तब मैं बोलूंगा उसमें पे एक्सएल किसके बराबर होगा, एक्सी के बराबर होगा, और उसमें इंपेडेंस बोलो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। उसमें इंपेडेंस क्या आएगा, अदरवाइज इंपेडेंस मिनिमम आने वाला नहीं है। अब एक काम करते हैं बच्चों, मान लेते हैं, शुरुआत करते हैं इस बात की, इसका जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है। अगर आप देखते हैं ये कुछ ऐसा क्यों बना, देखते हैं, इस तरीके का अम्ब्रेला सा बनाना है। ए क्लास, ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, ये सोचने वाली बात है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके आयुष, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके इंपेडेंस की वैल्यू सबसे सबसे मिनिमम हुई, और उस फ्रीक्वेंसी के बाद थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया नहीं हमने। क्लास इधर देखो, मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पर हमारा जो इंपेडेंस है, इंपेडेंस है सबसे मिनिमम इंपेडेंस है। इससे पहले भी इंपेडेंस ज्यादा है, इसके बाद भी इंपेडेंस ज्यादा है। सहमत हो कि नहीं, है ना? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? एक बात बताओ सब बच्चे, एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल, यानी बताओ जरा, देखते हैं कितनी बढ़िया मैथमेटिक्स तुम सोचते हो। यहाँ पर सारा खेल मैथमेटिक्स का है। और एक्सी का फॉर्मूला क्या है? 1 बाय ओमेगा सी, यानी 2 पाई न्यू सी। देखिए एक सिंपल सी बात है, आप लोग एसी की कुछ फ्रीक्वेंसी फेडअप करेंगे, एसी के अंदर एसी को कुछ फ्रीक्वेंसी दोगे, लेट इट बी 0 हर्ट्ज दी, कितनी दी बोलो, 0 हर्ट्ज। सोचो ना, जब तुम 0 दोगे तो एक्सेल कितना होगा, सचिन बोल, एक्सेल कितना होगा, 0। एक्सी कितना होगा, इनफाइनाइट। एक्सी कितना होगा, बराबर तो नहीं होंगे ना, बराबर तो। और मेरी बात सुनना अच्छे से, अगर एक्सेल 0 भी हुआ और एक्सी इनफाइनाइट हुआ, एक्सी क्या हुआ, इनफाइनाइट, एक्सेल 0 हुआ, एक्सी क्या हुआ, इनफाइनाइट, तो उसका स्क्वायर भी करोगे और आर का स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ा इंपेडेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मेरी बात को समझना अच्छे से। आप लोग कुछ भी फ्रीक्वेंसी रख लीजिए, क्या जरूरी है कि एक्सेल और एक्सी बराबर आएंगे? नहीं सर। देखिए होता क्या है, शुरू में मान लो फ्रीक्वेंसी 0 है, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, ढंग से देखिएगा, शायद आपको बात कैच हो जाए एकदम से। शुरू में फ्रीक्वेंसी मान लो 0 है, तो एक्सेल कितना है भाई, 0। एक्सेल कितना है बोलो, मैंने बोला एक्सेल कितना है सब बच्चे, 0। एक्सी बोलो कितना है, एक्सी बोलो कितना है, इन्फिनिटी। क्यों भाई? अरे भैया जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सेल 0 होगा, एक्सी बोलो क्या होगा, इन्फिनिटी। चलो अब एक काम करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे क्या होगा, एक्सेल बढ़ेगा, एक्सेल बढ़ेगा, एक्सी कम होगा। अरे नहीं आ रहा समझ में? जब एक्सेल और एक्सी के बीच का अंतर कम होने लगेगा, डिफरेंस कम होने लगेगा, प्रियांशु, एक्सेल और एक्सी के बीच का डिफरेंस बोलो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो आप मुझे बताओ, डिफरेंस कम होने से जो इसका स्क्वायर आएगा, बेसिकली अगर अंतर कम हो जाएगा तो वैल्यू छोटी आएगी, और जिसकी वजह से इंपेडेंस भी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा था, ये बहुत एक बारी में मैंने बोला भाई देखो यार, बातें मत करो पीछे, यहाँ पर ध्यान दो भैया, तुम्हारे पेपर में आएगा, मेरा पेपर नहीं है, मार्च में, फरवरी में जब भी होना है। शुरू में जब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 0 है, उस समय क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी भी सूरत हाल में मिनिमम इंपेडेंस पैदा होगा? नहीं सर। फ्रीक्वेंसी 0 है तो सर ये 0 होगा और ये इनफाइनाइट होगा, बहुत बड़ा इंपेडेंस पैदा होने वाला है, तो बहुत बड़ा इंपेडेंस पैदा होता है। लेकिन अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, तो आपको पता है एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सी की वैल्यू क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशन में और एक बोलो क्या, इनवर्स। और जब एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो बोलो दोनों के बीच का अंतर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अरे यूं मान लो ना, एक 0 एक 100 है, एक 0 एक 100 है, तो पहले 100 का स्क्वायर हो रहा है अंतर में, फिर एक हो गया 10 और एक हो गया 90, फिर कितने का स्क्वायर होगा, 80 का, फिर एक हो गया 20 और एक हो गया 80, फिर कितने का स्क्वायर होगा, 60 का, क्योंकि डिफरेंस कम हो रहा है ना। अरे यार नहीं आ रहा समझ में? तो धीरे 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 इंपेडेंस बोलो क्या होने लगेगा। और एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा ना, जब एक्सेल और एक्सी क्या हो जाएंगे, जैसे ही वो जिस फ्रीक्वेंसी पे बराबर हुए होंगे, वहां पर इंपेडेंस कैसा नोट होगा, मिनिमम। कैसा होगा? अरे नहीं आ रहा समझ में यार, नहीं आ रहा ना, पक्का बोलो। लेकिन उसके बाद फिर क्यों बढ़ा, कोई सोचेगा फिर क्यों बढ़ा? क्योंकि सर फिर एक लफड़ा हो गया कि जब और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगा तो एक्सेल पहुंचने लग गया इधर और एक्सी पहुंचने लग गया इधर, फिर दोबारा से डिफरेंस इनके बीच का बढ़ने लग गया, और जब डिफरेंस बढ़ने लग गया तो इसका मतलब इंपेडेंस भी बढ़ने लगा। समझ नहीं आया सर? इसको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे इसको समझने का। एक सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाना है यहाँ पर, क्या मैथमेटिक्स में लगाने को बोल रहा हूँ आप लोग शायद समझ जाए। देखो एक बात तो पक्की है बच्चों, आप लोग दिमाग लगाना, ये फॉर्मूला है,
सोच एक्सेल बड़ा है, एक्सेल 10 है, एक्सी तेरा 2 है, तो भी ये क्या होगा बोल 8 का स्क्वायर होगा। समझना मेरी बात को। अब आप लोग अगर ये कहो कि नहीं सर 10 माइनस 2 करूंगा, और मैं कह रहा हूं ये 2 हो जाए और ये 10 हो जाए, तब भी तो बोलो क्या आएगा 8 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64 आएगा, और 2 माइनस 10 माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। अगर एक्सेल बड़ा हुआ एक्सी से तो भी इंपेडेंस ज्यादा आएगा, और एक्सेल छोटा हुआ एक्सी से तो भी इंपेडेंस। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो खेल बन जाएगा भाई। समझो मेरी बात को। सॉरी नहीं आ रही बात समझ में? यार एक्सेल बड़ा हो चाहे एक्सी से, चाहे एक्सी बड़ा हो चाहे एक्सेल से, दोनों को स्क्वायर होना है भाई। डिफरेंस का बोलो क्या होना है? स्क्वायर। तो इंपेडेंस तो बढ़ना ही है एक तरीके से, है ना? तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक्सेल बड़ा है एक्सी बड़ा, अगर इनके बीच में कुछ भी अंतर है। ये बात समझना मैं क्या बोलने वाला हूं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सेल बड़ा है या एक्सी बड़ा है। एक्चुअली में अगर इनके बीच में 1 यूनिट का भी अंतर है तो वो इंपेडेंस में कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, और जितना बड़ा अंतर होगा उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा। लेकिन अगर अंतर है ना, चाहे वो एक्सेल बड़ा हुआ चाहे वो एक्सी बड़ा हुआ, आपको पता डिफरेंस तो आएगा, और उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर भाई बातें क्यों कर रहा है? इधर बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली में एक्सेल एक्सी से बड़ा है या एक्सेल एक्सी से छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर इनके बीच में कुछ भी अंतर है तो आप बताओ ना, चाहे वो अंदर प्लस का स्क्वायर है चाहे वो अंदर माइनस का स्क्वायर है। अगर एक्सेल बड़ा हुआ तो प्लस का स्क्वायर आएगा, अगर एक्सी बड़ा हुआ तो माइनस का स्क्वायर आएगा, लेकिन आएगा तो पॉजिटिव ही नंबर ना। इंपेडेंस तो बढ़ी है ना। तो अगर इनके बीच में कुछ भी अंतर हुआ तो इंपेडेंस ज्यादा आएगा। एग्री करते कि नहीं करते? कब सबसे कम इंपेडेंस नोट होगा? जब दोनों बराबर होंगे। जब दोनों क्या होंगे? और ये एक ही कंडीशन में बराबर होती है, एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होते हैं। आपको पता है जब वो फ्रीक्वेंसी 1 में 2 पाई टाइम्स होती है, बोलो किसके? रूट एल सी। अगर उतनी फ्रीक्वेंसी एसी की है तो ये बराबर होंगे, उससे कम है या उससे ज्यादा है तो या तो एक्सेल बड़ा हो जाएगा एक्सी से या एक्सेल छोटा हो जाएगा एक्सी से। दोनों सूरत हाल में डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस का स्क्वायर करने में डिफरेंस बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ में? तो एक बहुत सिंपल सा आपको कैलकुलेशन करना है यार। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास अगर मान लो कि एक एक्सिस है, और मैं बोल रहा हूं बिल्कुल शुरुआत की बात कर लो, व्हेन जीरो फ्रीक्वेंसी, व्हेन फ्रीक्वेंसी जीरो, तो एक्सेल कितना होएगा बोलो? जीरो होएगा सर। एक्सी कितना होएगा सर? जीरो पे इनफाइनाइट होएगा सर। एक्सी उसमें सर इनफाइनाइट होएगा। लेकिन सर उसके बाद एज ऑन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एक्सेल बढ़ रहा है, एक्सी घट रहा है। अब ये बढ़ रहा है और ये, अब जब दोनों के दोनों नजदीक आ रहे हैं तो डिफरेंस बोलो क्या हो रहा है? कम। और डिफरेंस अगर कम हो रहा है दो चीजों का तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? कम। तो इंपेडेंस क्या होगा? कम। धीरे धीरे इंपेडेंस घटने लगा, और घटते घटते कब मिनिमम हो गया इंपेडेंस? जब इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल खत्म हो गया, जब एक्सेल और एक्सी बिल्कुल क्या हो गए? बराबर हो गए। दोनों मिल गई, दोनों गाड़ियां आ रही थी, इधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी। जब तक इनके बीच का अंतर है कुछ ना कुछ, इंपेडेंस है। और ये धीरे धीरे जो डिफरेंस है वो घटता जा रहा है, तो इंपेडेंस भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। समझो ना, इंपेडेंस भी क्या होता जा रहा है? कम। दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन से आ रही, अब एक पॉइंट पर आके बिल्कुल दोनों एक साथ खड़ी होगी भाई यहाँ पर। अब उस समय पे डिफरेंस बिल्कुल क्या हो गया? डिफरेंस बिल्कुल क्या हो गया? जीरो। डिफरेंस जीरो हो गया तो इंपेडेंस भी क्या हो गया? बिल्कुल खत्म, मतलब मिनिमम हो गया। खत्म तो नहीं हुआ। कितना इंपेडेंस होगा उस समय? आर। क्या होगा बोलो? आर। लेकिन मिनिमम इंपेडेंस है। उसके बाद जब दोबारा ऐसे क्रॉस हुई तो फिर एक्सएल और एक्सी के बीच में क्या आ गया? डिफरेंस। अब पहले ये था कि पहले मान लो पहले एक्सी बड़ा था एक्सेल से, अब एक्सेल बड़ा हो गया एक्सी से। लेकिन दोनों सूरत हाल में मैं एक बात की गारंटी कर सकता हूं कि भैया डिफरेंस तो है। डिफरेंस तो पहले जब फ्रीक्वेंसी कम थी, भाई देखो भाई, शुरुआत में जब एक्सेल फ्रीक्वेंसी जीरो थी तो एक्सेल जीरो था, ये बोलो क्या था? इनफिनिट। शुरुआत में एक्सी बड़ा चल रहा था, एक्सेल छोटा, एक्सी बड़ा एक्सेल छोटा, एक्सी बड़ा। लेकिन धीरे धीरे इनके बीच का डिफरेंस कम हुआ और एक टाइम पे दोनों बराबर हो गए, एक्सेल एक्सी बराबर। लेकिन उसके बाद एक्सेल चला गया इस तरफ, एक्सी चला गया इस तरफ। अब एक्सेल बड़ा हो चुका है, एक्सी छोटा हो चुका है। अरे मैं कह रहा हूँ एक्सेल बड़ा हो एक्सी से, एक्सी बड़ा हो एक्सेल से, डिफरेंस तो है ना, और डिफरेंस का स्क्वायर आएगा तो इंपेडेंस बड़ा ही आएगा। सबसे छोटा इंपेडेंस कब नोट होने वाला है? जब दोनों बराबर होंगे, और वो बराबर किसी एक पर्टिकुलर बीच वाली फ्रीक्वेंसी पे होंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? नहीं आया ना लवनी समझ में? तो मैं ये कहूंगा कि शुरुआत में जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, शुरुआत में जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो इंपेडेंस क्या होता है बोलो? कम होता है। और एक पर्टिकुलर ऐसी फ्रीक्वेंसी आती होगी, या आप जानते भी इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता होगा, जरा बताओगे? इस फ्रीक्वेंसी को मैं म्यू नॉट बोलता हूँ, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता होगा? एक्सेल किसके बराबर हो चुका होता होगा? इस पे एक्सेल एक्चुअली एक्सी के बराबर हो चुका होता होगा। इससे पहले एक्सी ज्यादा होता होगा एक्सेल से, लिखना नहीं चाहता मैं। इससे पहले एक्सी ज्यादा होता होगा एक्सेल से, इससे आगे एक्सी कम होता होगा एक्सेल से। समझ नहीं आया सर? क्योंकि इसके आगे फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो एक्सेल बड़े हो जाएंगे, एक्सी क्या हो जाएंगे? छोटे। जब फ्रीक्वेंसी कम थी तो एक्सेल छोटे थे और एक्सी क्या थे? बड़े। दोनों सूरत हाल में जब डिफरेंस होगा, समझो ना मेरी बात को, यहां पर आपका एक्सेल छोटा है एक्सी से। सोचो ना क्यों छोटा है, दिमाग लगाओ ना आप लोग यार। एक्सेल क्यों छोटा है?
क्योंकि सर फ्रीक्वेंसी लो है, लो फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसीज पे एक्सेल कम होगा, एक्सी ज्यादा होगा। नीचे अगर लो फ्रीक्वेंसी है, एक्सी ज्यादा होगा, डिफरेंस बड़ा होगा, डिफरेंस बड़ा होगा दोनों के बीच का, तो इंपेडेंस ज्यादा होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होने लगेंगी, एक्सेल बड़े हो जाएंगे, एक्सी छोटे, लेकिन फिर अंतर आ जाएगा सर। जैसे ही अंतर बनेगा, बोलो वैल्यू हाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी इंपेडेंस की। और जितना ज्यादा बड़ा फ्रीक्वेंसी करते जाओगे, उतना ये बढ़ता जाएगा, उतना ही घटता जाएगा, डिफरेंस बड़ा 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 बड़ा, इंपेडेंस ज्यादा। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके इंपेडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो कि नहीं हुआ? अब ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क के अंदर, पता है कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, दो तीन तरीके से पूछेगा। एक तो बोलेगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इंपेडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। हमारे एलसीआर सर्किट की इंपेडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाओ। बना दोगे? कैसे बनाओगे कि विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी फर्स्ट द इंपेडेंस डिक्रीजेस, फर्स्ट द इंपेडेंस डिक्रीजेस, आफ्टर दैट द इंपेडेंस इंक्रीजेस। क्यों होता है ऐसा, समझ में आ गया आप लोगों को? बिकॉज बीच में एक ऐसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आती है जहां पर आके सबसे मिनिमम इंपेडेंस नोट होता है। और आप ही जानते हैं कि उस समय एक्सेल किसके बराबर हो गया होगा, एक्सी के। शुरुआत में नहीं था, बाद में भी नहीं था, क्योंकि पहले एक्सेल छोटा चल रहा था, बाद में एक्सेल बड़ा हो गया एक्सी से। सर डिफरेंस दोनों सूरत हाल में बनेगा और इंपेडेंस ज्यादा है ही वो। सोच लो भाई, दिमाग लगा लो आप। नहीं आ रही बात समझ? अच्छा अगर ये बताओ जरा मुझे, अगर यही बोल दे कि करंट का ग्राफ बनाओ। देखो सीबीएसई बहुत भाई चालाक है इन मामले में। आपको मैं इंपेडेंस पढ़ाऊंगा, सीबीएसई क्या कर देगी, तुम्हारे साथ गेम खेल देगी, कहेगी मुझे इंपेडेंस का नहीं चाहिए, मुझे तो करंट चाहिए। करंट इन एलसीआर, करंट इन एलसीआर, बोलो, बोल दो, पलट दो। तो समझ गए आप लोग शायद। सर जब इंपेडेंस ज्यादा होगा, करंट सबसे कम होगा, क्योंकि सर करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाय जेड। तो जब जेड ज्यादा है तो आई कम होगा, अरे जेड मतलब इंपेडेंस होता है यार। और जब जेड मिनिमम होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। तो जिस समय इंपेडेंस सबसे कम था, उस समय करंट सबसे ज्यादा होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। और हम बोलेंगे कि ये वाली वो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है जब एक्सेल किसके बराबर है, बोलो एक्सी के। उस समय पे आपका जो करंट नोट होगा वो मैक्सिमम करंट नोट होगा। कुछ बल्ले नहीं पड़ा भाई, नहीं आया ना? सोच लो, किसको समझ में नहीं आ रहा हो? पक्का आ गया? दिमाग लगाओ, 2 मिनट सोचो तसल्ली से, 2 मिनट में रखता हूँ। देखो देखो एक बार, कुछ नहीं है इधर में। आशीष क्लियर है? किसको डाउट है अभी? देखो किसी ने अगर पिछली वीडियोस नहीं करी है, हर्ष आपने, तनिषा आपने, तो आप लोग पहले पिछला करो, नहीं तो ये तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। समझ रहे बात को? तो ये पहले करनी पड़ेगी पिछली आपको क्लासेस, तभी आएगा समझ में, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। क्या मुंह दबा के बोलता रहता है कुछ। आया ना समझ में रितिका? बोल भाई, बोल बोल। सोते सुरते हाल, सुरते हाल मतलब होता है एट एनी कंडीशन, एनी हाउ। चलो हाँ, चलो बताना एक बात। अच्छा नेक्स्ट क्लास में छुट्टी मत करना, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू होगा, मतलब या तो मैं ट्रांसफॉर्मर में कराऊंगा, या हो सकता है मैं अगली क्लास में तुम्हें पहले ईएम वेव करवा दूं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर को संडे को करा दूं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। चलो अब एक बात सुनो, ये आया था तुम लोगों के पेपर में आज, आईपी सॉरी क्या बोलते हैं, केवी के स्कूल में ये क्वेश्चन आ रहा था आज, हमने करा भी था उस दिन। अच्छा सुनो भाई, ये कुछ क्वेश्चंस करो, ये वाला बताना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2023, अरे मतलब पीछे साला क्वेश्चन है। अरे क्लास पढ़ो, पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 बता दो। हाँ मनी, नहीं कुछ नहीं, वैसे वैसे बता रहा हूँ। सब गए, बरोबर भी गया, ठीक है चलो चलो।
कैसे बता रहा तू आशीष? चलो इधर सुनो क्लास प्लीज। देखो सिंपल है यार, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैं आपको सिखा चुका हूँ। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी ऊपर जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी। ऑप्शन नंबर ए 1 मार्क मिल गया। विद इन 5 सेकेंड्स आपको आंसर मिल रहा है। चलो ये मैं करवा चुका तुम लोगों को, ये मैं करवा चुका तुम लोगों को ऑलरेडी। चलिए बताना एक बार ये वाला। इस सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। एक सर्किट है, पीछे सरीश क्वेश्चन पढ़ 16। एक सर्किट है जिसको कनेक्ट करा है एसी सोर्स से, जिसकी फ्रीक्वेंसी बदलती हुई है। As the frequency of the source is increased, the current first increases and then decreases. फ्रीक्वेंसी जब बढ़ रही है तो पहले करंट बढ़ा और फिर घटा। तो which of the following combination of element is likely to comprise a circuit? ऐसा एलसीआर में ही हो सकता है, क्योंकि उसी का इंपेडेंस फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर घटता है और फिर बढ़ता है, तो करंट भी पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। ऐसा हमने सिर्फ एलसीआर में पढ़ा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर नहीं हुआ? कितना आसान हो गया भाई, ये नहीं आ रहा समझ में। ये बताना 20वां बोलना, 20वां। अरे 20वां। सो रेजोनेटिंग सर्किट पे इंपेडेंस की वैल्यू कितनी होती है? आर। प्रियांशु, कार्तिक। सो कितनी वैल्यू होती है इंपेडेंस की रेजोनेंट सर्किट में? तो यार रेजोनेंट सर्किट के अंदर आपका एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, इंपेडेंस आर हो जाता है। अच्छा इसका ये एलसीआर सर्किट के बारे में बता रहा है, कह रहा है फ्रीक्वेंसी है इसकी कुछ, कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यार लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं होता, बस एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू टाइम्स होती है। वेरिएशन वैसा ही होगा, इंपेडेंस पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, सेम ग्राफ बनेगा, इंपेडेंस घटेगा। बस करना क्या एग्जाम में, सुन लो, करना क्या, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अरे नहीं जाएगी, डब्बा रखा उसको नीचे। ओए क्लास प्लीज। देखो भाई, बोलो बोलो बोलो। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये इंपेडेंस हो जाएगा, ग्राफ सेम, ग्राफ सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ओ भाई क्या हो गया, ग्राफ बिल्कुल ऐसे। अच्छा किसी बच्चों लगे सर मुझे ओमेगा बताना, कैसे बताऊं? सुनो बच्चों, फिर तुम शोर करने लग गए। एक्सएल किसके बराबर? एक्सी। ओमेगा एल ओमेगा स्क्वायर 1/LC ओमेगा। तो अगर तुमसे पूछे कि कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एसी की हो कि वो रेजोनेंस कंडीशन को फॉलो करे, सो 1/√LC। बट अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो क्या बोलोगे? 1 में 2π√LC, क्योंकि ओमेगा को लिखते हैं 2π में। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ? ठीक है, मैंने आपको एक बात बोली थी चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे, आप लोग इस चैप्टर में रेगुलर रहेंगे तो। मैंने बोला था RLC LRRC सब कुछ सीक्वेंस में अटेंड होगा तो मजा आएगा चैप्टर करने में। जहां तुमने बीच में एक क्लास भी छोड़ी, मैंने कहा था कि लास्ट तक छोड़ देना, फिर अगले चैप्टर में आना नहीं वाले, मैंने बोली थी। तो जो बच्चे कॉन्टिन्यूशन में आए हैं उनको पता लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, जो नहीं आए ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चैप्टर करना। आप लोग वीडियोस कवर करें, ये फायदा है आप लोगों को कि हमारे पास एक ऑप्शन रहता है हमेशा कवर करने के लिए। चलो इसको बताना एक बार जरा, ये वाला जल्दी कर दो यार, 11वां कर दो जल्दी से। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 11वां यार, कौन सी करेक्ट है? पहली पढ़ो, पहली करेक्ट है, बाकी मत पढ़ो, जरूरत ही नहीं है। पढ़ ले भाई, फिर कंफ्यूज हो जाइयो। अगर पहली करेक्ट मिल चुकी है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंपेडेंस घटेगा और फिर बढ़ेगा, ऐसा ही तो होता है, तो सीधा उसको टिक लगाएंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। नहीं आ रही बात समझ? अगर बिल्कुल एक्यूरेट, कंफ्यूज नहीं होना है, सही कर दो इसको, ठीक है? चलो
एलिमिनेशन कर लियो कोई नहीं तो। 22वां क्वेश्चन बताएंगे। एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है, एलसीआर है, कौन है बोलो? इज कनेक्टेड टू सोर्स एंड एसी सोर्स, वोल्टेज है V इज इक्वल टू में E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने पूरे टॉपिक में एक बार भी ना ईएमएफ में प्लस फाइव नहीं लगाया था। देखो मैंने भले ही नहीं लगाया, मैंने सारा कुछ करंट से करवाया, लेकिन अगर इसमें प्लस फाइव लगाया गया इसका मतलब बस वो ये बताना चाह रहा है कि ये करंट से ना वोल्टेज लीड कर रही है। करंट से कौन लीड कर रहा है बोलो? इधर लगा दिया उधर लगा दिया, मैंने बोला तो बात एक ही है बच्चों। और कितने से लीड कर रही है बोलो? पाई बाय 3 से। चलो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, सर्किट का इंपेडेंस कितना होगा? चलो सर्किट का इंपेडेंस कितना होगा सब बच्चे? यार ये बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग इस चैप्टर में फंसेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो सर्किट का इंपेडेंस बोलो कितना होगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में बोलो क्या? ओ भाई नहीं आ रहा समझ में, कुछ भी क्या लिख दे तो बचा पड़ा है, पीटीएम नहीं हो रही ना बोर्ड्स में से, इसलिए होगी बेटा, मैं पेपर के चक्कर में रुका पड़ा हूँ, पेपर दे लो तुम लोग। एक्सेल, और ये बताओ जरा सब बच्चे बताओ, आर स्क्वायर बोलो कितना? 400 का स्क्वायर। एल और सी का स्क्वायर नहीं करते बच्चों, एक्सेल और एक्स करते हैं। अब आपको सर एक्सेल एक्स कहां से निकालेंगे सर? है ना, एक्सेल होता है ओमेगा एल। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 1000। एल इज नहीं ये नहीं कर रहा है। एल इज 0.4 हेनरी, दिस विल बी 400 ओम। एंड व्हाट इज एक्सी? दिस इज ओमेगा सी, दिस इज ओमेगा 1000, सी इज 10 माइक्रोफेरेड्स। बोलो कितना आएगा? 4 है और ये 6 है, तो 1/10 की पावर -2, 100 ओम। एक्सी बड़ा एक्सेल बड़ा? एक्सेल बड़ा है, एक्सेल बड़ा है। वैसे करंट लैग करेगा, हाँ तो करंट लैग ही तो कर रहे, करंट लैग ही कर रहे। ठीक है, अब आ जाओ भाई सब बच्चे बोर्ड पे प्लीज। एक्सेल आ गया, एक्सी आ गया, इंपेडेंस निकालो, इंपेडेंस निकालो, बोलो कितना आ रहा है? आर का स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर और 400 माइनस में 100 का स्क्वायर। देखो सीबीएसई वाले ना कितना आपके लिए काम आसान करने की कोशिश करते हैं, आप लोग ही मुश्किल करके चलते हो घर से ही। बोलो कितना आ गया? अब 4 जीरो की 2 जीरो और इसका 5, तो इस सर्किट का इंपेडेंस कितना आ गया? ओ भाई नहीं आ रहा समझ में, पक्का? पक्का? चलो बोलो आगे, आगे की बात बोलो। पीक वैल्यू ऑफ करंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, देखो आपकी इसमें इच्छा है, अगर मुझे देखो ए क्लास प्लीज देखो, यहां पर उसने कुछ भी नहीं बोला कि रेजोनेंस सर्किट है। देखो आप पीक वैल्यू का मतलब यहां पर गलत समझ रहे हैं। वैसे एक एलसीआर सर्किट अपनी सबसे ज्यादा हाई करंट तब दे सकता है जब उसका इंपेडेंस सबसे कम हो, और इंपेडेंस सबसे कम होगा जब एक्स के बराबर हो, लेकिन यहाँ तो नहीं दिया हुआ ना एक्स के बराबर। तो मैं बोलूंगा वैसे करंट का इक्वेशन क्या होता है बोलो? E/Z। और मेरा करंट मैक्सिमम तब होगा जब मेरी ईएमएफ क्या होगी? मैक्सिमम। ईएमएफ क्या होगी? अब मुझे बताओ मेरी पीक ईएमएफ कितनी है बोलो? 40। 40 और जेड बोलो कितना बोलो? 500। जेड कितना बोलो? 500। इंपेडेंस इस क्वेश्चन का तो 500 ही है ना बच्चों, तो कितना आएगा बोलो? 4 बाई में 50 है 0.08। दिस इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। क्लियर हो कि नहीं हुआ? इस सर्किट का मैक्सिमम तो ये बनेगा भाई, क्योंकि इस सर्किट का एक्सेल और एक्सी बराबर नहीं है, इंपेडेंस फिक्स है इसका 500। तो पीक वैल्यू करंट की तभी आ सकती है जब उसकी पीक वोल्टेज चल रही हो। नहीं आई ना समझ में? नहीं आई? पक्का? चलो अच्छा बताओ, अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुश्किल लग रहा है? क्वालिटी वेक्टर तो नहीं बताया है। अच्छा ये बताना कि कैसे करोगे, ये बताना कैसे करोगे पहला पार्ट इसका, कि इसमें एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। बच्चों प्लीज, एल सी आर दिया हुआ है, कह रहे वो वाली सोर्स फ्रीक्वेंसी बताओ, इस सोर्स की कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ये सर्किट रेजोनेंस पे रहेगा? इस सोर्स की कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सर्किट रेजोनेंस पे रहेगा? तो आप बोलोगे ना जब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बोलो, क्योंकि ऐसा कब होता है, इतनी फ्रीक्वेंसी कब होती है जब एक्सएल किसके बराबर होता है? एक्सी के। नहीं आ रहा में, उसने बोला कि सोर्स की कितनी फ्रीक्वेंसी पे सर्किट रेजोनेंस पे रहेगा, तो मैंने कहा रेजोनेंस पे तब रहता है जब एक्सएल किसके बराबर होता है? एक्सी के। और ऐसा कब होता है जब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1/2 पाई रूट एल सी के। तो बोलो कितना आएगा?
1/2 पाई √L, L बोलो कितना, 50 मिली हेनरी, यानी 50 गुना में 10 की पावर -3 और 80 गुना में 10 की पावर -6, बोलो कितना आएगा, बोलो बोलो। 1/2 पाई रूट में 40 60 पंजे 40 होने, 2 जीरो और आएंगी, 10 की पावर -9 आ जाएगा। कुछ को लगता हो ना कि कैलकुलेशंस बड़ी मुश्किल है, ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा आसानी है। ये बनेगा 4 गुना में 10 की पावर -6, जो कि बनेगा 4 बाहर आएगा 2 के तौर पे, ये बाहर आएगा 10 की पावर -3। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर। तो 1/4 पाई ऊपर जाके 1000, तो 250 बाई में पाई, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। सॉल्व करना चाहो कर लो, नहीं आएगा समझ में, आगे दिया भी होता कुछ। सेकंड है क्वालिटी वेक्टर। वैसे देखो क्वालिटी वेक्टर जितना मेरी नॉलेज में है ना, सिलेबस में नहीं है, क्वालिटी वेक्टर नहीं है सिलेबस में, ठीक है। ये पिछला एडिशन है तो ऐसा है, अदरवाइज क्वालिटी वेक्टर तुम्हें कराया स्कूल में, नहीं कराया ना, क्योंकि क्वालिटी वेक्टर ना लगभग 2-3 साल पहले ही कट गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पर इसके साथ इसलिए डालना इनकी मजबूरी हो गया क्योंकि इसका एक पार्ट सिलेबस में है, तो वो आधा तो नहीं डाल सकते ना, क्वेश्चन उन्होंने पूरा डाल दिया। अदरवाइज क्वालिटी वेक्टर सिलेबस में पार्ट नहीं है। आप सीबीएसई गाइडलाइन चेक करेंगे, क्वालिटी वेक्टर नहीं मिलेगा। हालांकि क्वालिटी वेक्टर क्या होता है, जो हमने अभी ग्राफ बनाया ना करंट का मैक्सिमम वाला, उसी से रिलेटेड होता है, शार्पनेस के ऊपर होता है कुछ। हमारे घर के अंदर जब हम रिमोट से चैनल बदलते हैं ना, तो वो चैनल ऐसे कैसे कि एक बटन दबाते हैं, फिर ये वाला चैनल आया था, फिर बटन ये वाला चैनल आया था, वो कुछ होता है क्वालिटी फैक्टर से। तो बोलोगे मैं 10 मिनट में वो भी बता दूंगा, लेकिन आज नहीं बता पाऊंगा वो चीज़, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ता है, बन नहीं पाएगी बात। अच्छा एक सुनो, एक ये लास्ट है, ज़्यादा नहीं कराऊंगा आज, ये लास्ट कराऊंगा। सुनो ये क्वेश्चन ना अभी मैंने इनके में देखा, क्या बोलते हैं, केवी स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, देखा आप लोगों ने, केवी वालों के स्कूल में ये पेपर में क्वेश्चन आ रहा था भाई। अब सुनो, और करके आ रहा था, इसने ऊपर वाला कर दिया। सुन, अब सुनो भाई, ओए लेकिन ये वाला भी आसान था यार, बच्चों प्लीज क्वेश्चन सुनो यार, मजा आएगा क्वेश्चन देखने में आपको। ऐसा था नहीं कि अगर ये अकेला भी आता ना तो भी तुम ट्राई कर पाते। कैसे, तुम्हें याद है एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ स्ट्रेट जाता है, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है एक्सेल बराबर क्या होता है, 2 पाई न्यूअल, और फ्रीक्वेंसी और एक्सेल डायरेक्ट रिलेशन में सीधा ग्राफ चलेगा, होता है ना क्लियर। अब मुझे बता क्या बोल रहे हैं, द वेरिएशन ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स ऑफ 100 वोल्ट। ये 100 वोल्ट क्या दिया हुआ, कौन बच्चा मुझे बता सकता है क्लास में 100 वोल्ट क्या है, एसी के 100 वोल्ट क्या है, ई इफेक्टिव है भाई। ये कुछ भी ना बोले और बोले कि एसी कितनी वोल्टेज है, तो वो क्या होती है, इफेक्टिव। एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आपको दिया हुआ है कि एक्सेल फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी कर रहा है, बोलो कैसे वेरी कर रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है, सहमत हो। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते गला भी ठीक होने लग गया, चल बोलो कितना आएगा, 20, 100, 40, 200, 60, 300, ऐसा है ना। इतने पर ये, इतने पर ये, यूं मान लो 100 की फ्रीक्वेंसी थी तो 20 का एक्सेल था, इंडक्टिव रिएक्टेंस 40, 200 की फ्रीक्वेंसी करी तो 40 का हो गया, 300 की करी तो 600 का हो गया, ऐसा वो बोल रहा है। चलो भाई मान लिया, ग्राफ पढ़ लिया, सब कुछ, ई इफेक्टिव लिख लिया, बातें नहीं करोगे भाई, ई इफेक्टिव लिख लिया, कितना वोल्ट है, 100 वोल्ट। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगले पेज पे, चलो कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है यार। अब आप मुझे बताओ, आप जानते हो कि एक्सेल किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू एल। आप कहोगे सर मुझे एल निकालने को बोला है, यार किसी भी फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल निकाल लो। 100 की फ्रीक्वेंसी है तो 20 का एक्सेल है, अरे भाई 100 की फ्रीक्वेंसी है तो 20 का एक्सेल है, ये 200 की फ्रीक्वेंसी तो 40 का, प्रोपोर्शनली सेम आएगा। आप जिस मर्जी से कर लीजिए जो आपका दिल करे। मैंने मान लिया कि फ्रीक्वेंसी कितने की, क्लास है मैंने फ्रीक्वेंसी 100 की मान ली, तो एक्सेल कितने का आएगा बोलो, 20 का। तो एक्सेल जब 20 है, बच्चों प्लीज, बच्चों प्लीज, तो बोलो कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी 100, और बोलो कितना एल, बोलो कितना आएगा, 20 अपॉन में, पिटाई भी हो जाएगी भाई, बोलो कितना आ गया एल, 100 1 बाय में 10 पाई ना, 1 बाय में 10 पाई हेनरीज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अगला सुनो, ए बस बिल्कुल चुप हो जाओ, क्वेश्चन सुनो अगला, इसका सेकंड पार्ट अच्छा है। When this inductor is used in series with the capacitor, जब हमने इसी इंडक्टर को
किसी इंडक्टर को जो कि कितने हेनरी का है बोलो, 1/10 हेनरी को एक कैपेसिटर के साथ यूज किया विद a capacitor of unknown value and a resistor of 10 ohm and a resistor of, इसकी वैल्यू नहीं पता, एंड अ रजिस्टर ऑफ 10 ohm। अच्छा भाई, ये कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये क्या दिया हुआ है? बहुत अच्छे, 300 पर सेकंड। भाई दिमाग में ध्यान रख लो, हर्ट्ज को पर सेकंड ही बोलते हैं विधांशु, हर्ट्ज को पर सेकंड ही बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t होता है, 1/सेकंड यानी पर सेकंड को हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है। क्या बोलता है? मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर्स इन द सर्किट, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मैक्सिमम पावर कितनी बनेगी भाई क्लास? मुझे तुम ये बताओ, किसी सर्किट में मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर कब बनती है? किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट कब बनता है? एलसीआर सर्किट में, जब उसका एक्सएल एक्सी के बराबर हो। जब एक्सएल एक्सी के, इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ो। उसने बोला कि मुझे कैपेसिटर की वैल्यू तो नहीं पता, मुझे कैपेसिटर की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन ये बता रहा हूं कि उसने मैक्सिमम पावर डिसिपेट करी सर्किट के अंदर। सर्किट में मैक्सिमम पावर जनरेट हुई है, तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम पावर तब जनरेट होगी जब मैक्सिमम करंट बनेगा। और मैक्सिमम करंट कब बनेगा बताओ जरा? जब कौन सी कंडीशन होगी? रेजोनेंस कंडीशन। इसका मतलब एक्सएल किसके बराबर रहा होगा? एक्सी के। वहां से मैं सी को निकाल लूंगा। नहीं समझे मेरी बात को? तो मैंने क्या बोला कि सर्किट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ मैक्सिमम पावर, ए बच्चों यही तो बात आपको समझनी है एग्जाम के अंदर कि रेजोनेंस कंडीशन के क्वेश्चन को कैसे निकालता है। अगर बताओ रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है? एलसीआर सर्किट अपना सबसे मिनिमम इंपेडेंस कब रिकॉर्ड करता है? रेजोनेंस कंडीशन पर भाई, जब एक्सएल किसके बराबर होता है। और जब उसका इंपेडेंस सबसे मिनिमम होगा तो करंट सबसे, और करंट सबसे ज्यादा होगा तो पावर भी सबसे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है I²R। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं। तो मुझे तुम ये बताओ ना, अगर उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि मैंने सीरीज में कितने वाला कैपेसिटेंस लगाया, लेकिन सर्किट ने मैक्सिमम पावर डिसिपेट करी है। इफ सर्किट डिसिपेट मैक्सिमम पावर, इट मींस इट इज एक्चुअली द रेजोनेंस कंडीशन। नहीं आया ना समझ में? सो इफ मैक्सिमम पावर डिसिपेट, it means maximum current is formed by LCR, ये बात है, which happens at resonance condition। तो सब बच्चे मुझे बताएंगे कि रेजोनेंस कंडीशन पे आप लोग क्या बोलोगे? एक्सएल किसके बराबर होगा? एक्सी के। इसका मतलब आप लोग बोलोगे कि 2π/μ बराबर, मतलब आपको पता है इसके बाद क्या आता है वैसे। सो 1/2π/c, फ्रीक्वेंसी आएगी 1 में 2π√LC। अब आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है जरा बताओगे आप लोग? आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 300, ये पता है 2π। एल तुम्हें पता है कि नहीं पता? अरे एल पता है सर, 1/10π। अरे है कि नहीं? और सी यहां से निकालेंगे। कुछ कहेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेट है यार, स्क्वेयरिंग बोथ साइड मारो आप लोग, यहाँ से रूट रूट हट जाएगा। अरे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, रूट हट जाएगा, सी निकल आएगा। नहीं आया पक्का बताओ? सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुश्किल है तो बताओ। लेकिन इस सर्किट में एक चीज, इस क्वेश्चन में एक चीज है थोड़ी सी मुश्किल, ये तो कर लोगे आप लोग, ये तो सबको आ जाएगा समझ में। नहीं आया समझ में? मुझे बताओ सर्किट मैक्सिमम पावर कब जनरेट करेगा? जब वो सर्किट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रेजोनेंस की तरह। रेजोनेंस के वक्त पे उस सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन वर्किंग है बोलो? मतलब उसका इंपेडेंस बोलो क्या? आर है। मतलब इस सर्किट का जो नेट पावर बनेगा वो बनेगा I²R। और मैक्सिमम पावर के लिए करंट भी कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम करंट भी कैसा होना चाहिए? समझो मेरी बात को। अब मैक्सिमम करंट कितना होगा, मतलब I0 कैसे निकालोगे? I0 कैसे निकालोगे? आर तो चलो दिया हुआ है, आर तो चलो दिया हुआ है, E0/R, E0/R से E0 कैसे निकालोगे? वेरी गुड, दिया हुआ है सर। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में इफेक्टिव वोल्टेज दी हुई थी, तो क्वेश्चन की इफेक्टिव वोल्टेज से क्या निकलेगी बोलो? उसकी पीक वोल्टेज। और पीक वोल्टेज कितनी होती है उसकी? √2 टाइम्स होती है बस। कितनी होती है बोलो? तो 100√2/10 आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस। ये रहा, कितना आ गया बोलो? 10√2। सर ये आ गई पीक वैल्यू, रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, मैक्सिमम पावर भी रिकॉर्ड होगी। नहीं आया ना समझ में? और देखिए अभी सुनिए, अभी सुनिए, हो सकता है कि अभी आपको लगा हो कि सर इतनी सारी चीजें मुझे याद कैसे रहेंगी। देखिए अभी लग सकता है, जब हम इन क्वेश्चंस को सीक्वेंस से बनाते होंगे ना, 1 2 3 4 करते हुए, तो ऐसा लैग नहीं आता, तब ऐसा नहीं लगेगा एकदम से कहां से आ गया, क्योंकि धीरे 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 कॉन्सेप्ट को बढ़ते हैं उस समय। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? बीच में से रैंडम में क्वेश्चन उठा रहा हूं, तुम कर रहे हैं,
लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि फिर भी इतना मुश्किल नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि अब देखो एक बात सिंपल क्लियर करता हूँ और सब ध्यान सुनना। कोई भी एलसीआर सर्किट अपना सबसे मैक्सिमम करंट कब बनाता है? सोचो, कोई भी चीज मैक्सिमम करंट तब बनाती है जब उसकी अपोजिशन सबसे कम होती है। और आप बताओ ना कि एलसीआर सर्किट की अपोजिशन सबसे कम कब हो रही है? जब एक्सएल किसके बराबर होती है? एक्सी। तो याद रखिए ना कि रेजोनेंस कंडीशन पे ही हमारे एलसीआर सर्किट की जो अपोजिशन है वो सबसे क्या होगी? मिनिमम। मिनिमम अपोजिशन क्या होगी? मिनिमम। करंट क्या होगा? बोलो मैक्सिमम। तो मैं बोलूंगा भैया मेरा एलसीआर सर्किट मैक्सिमम करंट कब बनाता है? कब बनाता है? जब एक्सएल किसके बराबर होता है? एक्सी के, क्योंकि उस वक्त पर मेरे सर्किट का इंपेडेंस क्या होता है? मिनिमम। मेरा एलसीआर सर्किट मैक्सिमम पावर कब बनाता है? वही रेजोनेंस पे बनाता है सर। मैक्सिमम करंट कब बनाता है? रेजोनेंस पे बनाता है सर। ये रेजोनेंस होता क्या है? एक्सएल बराबर एक्सी होता है सर। नहीं आया समझ में? ये तो मैं बताई जा रहा हूँ आप लोग। और मुझे बताओ जरा, बस ज्यादा नहीं कराऊंगा बच्चों आज, तो मुझे तुम बस ये बताओ, ज्यादा हो गया क्या? कहाँ हुआ है? नहीं आज उतना तेज नहीं हुआ है ना। मेरे को पता होता कराते थे कि ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ। मैं आज बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। सुनो, ए कहाँ गया वो? ये ये देखो छुप गया बीच में, लेकिन ये बहुत जरूरी है भाई। यही जरूरी है। ये जो ग्राफ करवाया है ये समझ में आया था तुम लोगों को? why when we increase the frequency first the impedance decreases then the impedance again increases? क्योंकि सर शुरू में एक्सएल एक्सी बराबर नहीं होते हैं इसलिए इंपेडेंस ज्यादा होता है, बीच में एक्सएल एक्सी बराबर हो जाते हैं इसलिए इंपेडेंस कम हो जाता है, लेकिन फिर एक्सएल एक्सी के बीच में डिफरेंस शुरू हो जाता है भाई। क्योंकि शुरुआत में एक्सएल बहुत छोटा होता है, एक्सी बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी घटेगा। एक टाइम पर आके दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, इंपेडेंस जीरो हो जाएगा। और फिर एक्सएल एक्सी में डिफरेंस फिर बढ़ने लग जाएगा। देखो फिर बढ़ने लग जाएगा। सही हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसा अगर इंपेडेंस घटा और बढ़ा तो करंट बढ़ा और घटा। सही बात है कि नहीं? तो ये आपको ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? इससे कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं आज, वो समझ में आ गए कि नहीं आ गया आप लोगों को? क्लियर होता है कि नहीं होता? अब सुनिए, ऐसा देखो, जब हम परसों मिलेंगे ना, परसों हो सकता है मैं आपको ईएम वेव स्टार्ट करा दूं। ठीक है, हम पहले पूरा पूरा चैप्टर ईएम वेव कर ले। ट्रांसफॉर्मर एक टॉपिक है, मैं संडे को करा दूंगा आप लोगों को, जितना मैक्सिमम संडे तक कर सके हम करेंगे बच्चों। ठीक है, छोटी मोटी कोई चीज रह जाए तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी से। ठीक है, कुछ रहेगा भी तो एक आध नंबर का रहेगा पूरा जितना फर्स्ट में आ रहा है, बाकी सब हो चुका है। क्लियर हो रहा है? तो कल एज यूजुअल केमिस्ट्री की क्लास है, परसों फिजिक्स की सेम टाइम पे रहेगी, जा सकते हो आप।